डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे क्लासेस के द्वारा अभी फिजिक्स का क्रेज कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन का टोटल सोल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं, जो कि 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ढीली है। जिसमें हम लोगों ने ऑप्टिक्स के अभी तक 2 सेट ऑब्जेक्टिव के दे चुके हैं और आज हम लोग ऑप्टिक्स के तीसरे सेट को लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा सेट और देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, बोला गया क्या, किसी उत्तल लेंस की प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या समान है। कोई उत्तल लेंस है जिसके प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या जो है वो आपका एक समान है। यदि लेंस को प्रधान अक्ष के लंबवत अक्ष के परितः 2 भाग में बांट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या है। आपके पास एक उत्तल लेंस है और प्रधान अक्ष ये है, इसके लंबवत मतलब ये। अगर इस तरह से हम लोग किसी लेंस को 2 भाग में बांट देते हैं तो लेंस की फोकस दूरी जो है पहले के कंपैरिजन में 2 गुनी हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोकस दूरी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। कोई द्विउत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। यदि इस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, क्या बोला, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है एवं 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग इसी को लेके चलते हैं। देखिए, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक, जो कि दिया हुआ है 1.5 और 1.5 माइनस 1 हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब 1/r1 का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर और 1/r2 का मतलब हो गया 1/15 सेंटीमीटर। देखिए, जब हम लोग सेकेंड त्रिज्या की बात करते हैं किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, तो पहला त्रिज्या इधर प्लस में, दूसरा का इधर हो जाता है माइनस में, जिसके कारण यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस हो जाए तो 1.5 माइनस 1 दैट मीन 0.5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग चल जाते हैं, ये हो गया 1/10 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5। जब आप एलसीएम ले हो जाएगा 30, तो 10 3 30 प्लस 15 2 30, ये हो जाता है आपका, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 5/30 हो जाता है। यदि 5 से 6 टाइम्स में कट जाएगा तो आपके पास हो जाता है क्या 0.5 इंटू 1/6। जब ये पॉइंट हटाइएगा नीचे आ जाएगा 0, 5 से कट जाएगा 12 बार में। इधर आपके पास फॉर्मूला था 1/f और इधर आ रहा है आपके पास 1/12। दैट मीन फोकस का वैल्यू हो जाएगा कितना 12 आंसर हो जाएगा। दैट मीन इसका आंसर हो गया आपका कितना 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है, आपको क्या करना है, न्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया क्या, एक उत्तल लेंस के ऊपर के आधे भाग को काले रंग से रंग दिया जाए। यानी कोई उत्तल लेंस है जिसका ऊपर वाला भाग को क्या कर रहे हैं, आधा भाग को काले रंग से रंग दे रहे हैं। आपके पास इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें 2 बात हो सकती है। एक तो क्या है, आधा को काले रंग से रंग दे, या आपसे बोला जाएगा कि आधा को हम लोग क्या करें, काले कपड़े से या काला पेपर लपेट दे। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, प्रतिबिंब का जो है तीव्रता में कमी आ जाएगा, मतलब थोड़ा धुंधला प्रतिबिंब आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा तीव्रता में क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर क्या होगा कि जब आधे लेंस को ढक दिया जाए काले कपड़े से, काले पेपर से या काले कलर से कलर कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता जो होती है, तीव्रता में कमी आ जाती है। कितना कमी आ जाएगी, तो उसकी तीव्रता कुछ न कुछ यानी कि धुंधला हो जाएगा, कुछ न कुछ कमी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बोला जा रहा है क्या, अवतल लेंस और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब। ऐसा है क्वेश्चन कि अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये आपका आभासी बनता है और छोटा बनता है। किसी अवतल लेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा
वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए लाइट इस तरह से जाएगा जो पीछे आएगा और इस तरह से जाके मिलेगा, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और कहीं छोटा का ऑप्शन एक जगह और है यहाँ पे, लेकिन दूसरा ऑप्शन छट रहा है वास्तविक और आभासी से। तो जब अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो ये प्रतिबिंब आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब आपका क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, आभासी प्रतिबिंब एवं छोटा प्रतिबिंब, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए अगला क्वेश्चन में बोला गया क्या, एक उत्तल लेंस में वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। क्या बोला है, एक उत्तल लेंस में वस्तु एवं इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी है। ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है जिसका वैल्यू होता है इस कंडीशन के लिए u का वैल्यू भी 2f हो जाता है और v का वैल्यू भी आपका 2f हो जाता है, यानी दोनों तरफ से u भी 2f हो जाएगा और v भी 2f हो जाएगा। फाइनली इसके बीच का न्यूनतम दूरी जो होगा ये हो जाएगा 4f के बराबर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर होगा, 4f के बराबर हो जाएगा। अगला क्या है, देखिए यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो। क्या बोला, अगर न्यूनतम दूरी 4f हो जाएगा तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। देखिए यहाँ अगर आपको आवर्धन चाहिए, आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, माइनस d/u होता है आवर्धन। अभी हम बताएं क्या, इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु तथा उत्तल लेंस के बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f होगा, तो u का वैल्यू 2f हो जाएगा और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला है d/u, v के जगह 2f लगाएंगे और u के जगह भी क्या करेंगे, 2f लगाएंगे, और फाइनली देखा जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आवर्धन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कब, जब आपका दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच का दूरी जब 4f होगा, इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है क्या, एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो। उत्तल लेंस के बारे में बोला जा रहा है, और उत्तल लेंस का आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए कंडीशन क्या होगा, तो वस्तु को रखना होगा फोकस के अंदर, यानी ये हो गया लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस। अगर इसके बाद हम लोग इसके पास अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो बोला गया है सीधा प्रतिबिंब है मतलब क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए कंडीशन क्या है, वस्तु को कहाँ रखना होगा, लेंस और उसके फोकस के बीच में रखना होगा, तब वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला गया समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतलोत्तल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है, यानी f जो है सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, किसके लिए, समतल सतह के लिए, ठीक है। लेंस के साथ यह है समतलोत्तल, यानी कि समतल और उत्तल लेंस को मिलाकर के एक लेंस दिया गया है। बोला गया यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी क्या फर्क पड़ेगा। देखिए आपका ये समतलोत्तल लेंस इस प्रकार का लेंस होगा, जब आप इसको उल्टा दीजिएगा तब भी कुछ ऐसा ही रहेगा, ये इस तरह का ही रहेगा, ये 1 ये 2 है, उल्टाएगा तो ये 2 ये 1 हो जाएगा, उल्टाने के बाद भी वैसा ही कंडीशन रहेगा। इसलिए क्या होगा कि जो इसका फोकस दूरी होगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकस दूरी जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो मतलब 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फोकस दूरी क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। क्लियर। चलते 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपका क्या, जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबा दिया जाए। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि f फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कितना बढ़ेगी, तो ये अप्रॉक्स आता है 4f के बराबर। कितना बढ़ेगा ये, 4f के बराबर। जब किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और कितना बढ़ेगी, तो लगभग 4f के बराबर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी।
क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है एक लेंस, कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक दिया है 1.5, अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 दिया गया है, ठीक है, कि फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है। हवा में फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। उस लेंस की फोकस दूरी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या होगा। अभी देखिए लेंस के मटेरियल का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, और उतना ही अपवर्तनांक वाले माध्यम में जब लेकर के जाएंगे तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, और इसी कारण से वस्तु हम लोग को जो है दिखाई नहीं देगा, वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। कब, जब वस्तु को, जब लेंस को उतना ही लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले आते हैं तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, और इस स्थिति में क्या होता है लेंस जो प्रतिबिंब होता है वो आपको दिखाई नहीं देता। क्लियर। चलते 11 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला गया है। एक लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, तब लेंस नहीं दिखाई देगा जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 1.6। सेम क्वेश्चन आपका पिछला टॉपिक में भी आ चुका है पिछला सेशन में, कि अगर अपवर्तनांक सेम रहेगा जितना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है तो वैसा स्थिति में क्या होगा, वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.6। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तब यह होता है। देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है, और जब पानी में डुबाया जाएगा उस स्थिति में क्या होगा, इसका अपसारीपन में कमी आ जाएगा, ठीक है, इसका अपसारीपन में क्या होगा, कमी हो जाएगा। मतलब आपके पास ये जो दूरी है, ये अपसारीपन है, ये क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। अब अवतल लेंस है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि लाइट पड़ने के बाद ये क्या होगा, अपसरित हो जाएगा, यही होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं पानी में डुबोने के बाद फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी बढ़ने का मतलब अभी जो ये सेंटर पर जा रहा था, अब सेंटर कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी बढ़ गया है। अब फोकस दूरी बढ़ गया तो ये क्या होगा, उतना अब नहीं होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा कम फैलेगा। कम फैलेगा मतलब ये क्या होगा, अपसारीपन इसका क्या हो जाएगा, पहले के कंपेरिजन में क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, तो ये क्षमता क्या हो जाएगा 1/f डायोप्टर, क्या हो जाएगा 1/f डायोप्टर हो जाएगा इसकी क्षमता। क्लियर। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। बोला गया कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो 1/f होगा, f की जगह कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे, लेकिन जब सेंटीमीटर में हो तो ऊपर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रिजल्ट 5 से कट जाएगा आपका 20 से 5 टाइम्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या 5 डायोप्टर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी क्षमता इक्वल टू 1, तो फोकस इक्वल टू क्या होता है 1/p, दैट मीन 1/1, तो कितना हो गया इसका आंसर 1 हो गया। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कितना हो जाएगी 1 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 मीटर, इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है किसके कारण। अपवर्तन जब भी होता है तो वेग के कारण होता है। तो क्या है पहला ही ऑप्शन है आपका, प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण, प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है अपवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है अपवर्तन आपका दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है।
बोला जा रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। सेम क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण परावर्तन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण परावर्तन से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण परावर्तन। के परावर्तन लिखा हुआ है, अपवर्तन बोलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण परावर्तन बोलिए, एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग है। देखिए कांच में प्रवेश करती है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है ना। अगर मान लीजिए हवा से कांच में जा रहा है तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। और हम बताए हुए हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब कांच में प्रवेश किया है तो अपवर्तनांक बढ़ गया, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? घट जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? घटता है। 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घटता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करते हैं इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है। जैसे लोग देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच की अपेक्षा, देखिए जिसकी अपेक्षा निकालना है, कांच की अपेक्षा, कांच नीचे जल ऊपर, ऐसे लिखना है। तो जल का अपवर्तनांक देखिए, पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 और नीचे क्या है? कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? 3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 गुना 2 अब बटे 3 गुना 3, यानी कि आपके पास हो जाएगा 8/9। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 8/9, डी नंबर। सेम क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे बोलेगा आपको किसकी अपेक्षा, तो जिसकी अपेक्षा बोलेगा कांच की अपेक्षा, कांच को नीचे रख देंगे और बाकी को क्या करेंगे? ऊपर रख देंगे। उसका अपवर्तनांक सेट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है, एक बार दो बार देखिएगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बोला गया पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। तो बोला जा रहा है एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में प्रवेश करती है, कांच से पानी में। दूसरा माध्यम क्या हो गया? पानी। और पहला माध्यम क्या हो गया? कांच। ठीक है। कांच से पानी में, तो पानी क्या हो गया? दूसरा माध्यम, कांच क्या हो गया? पहला माध्यम। हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक जो निकालते हैं साइन, अगर हम लोग बोला जाएगा क्रांतिक कोण के लिए, तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं साइन सी बराबर μ2/μ1, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? साइन इनवर्स μ2/μ1। ठीक है। साइन इनवर्स μ2/μ1 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स μ2 का वैल्यू कितना है देख लीजिए। तो μ2 यानी कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरा माध्यम कौन है? पानी में जा रहा है। पानी का दिया हुआ है कितना? 4/3। तो ऊपर में हो जाएगा 4/3 और नीचे हो जाएगा आपका कितना? 5/3। तो देखा जाएगा तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी कि 4/5। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 4/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार 2 गुना। देखिए क्या बोला गया है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना? 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दो स्थिति, मतलब वस्तु दूरी आपको निकालना है, की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार 2 गुना। वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब x2 का मान अगर 2x होगा तो x1 का मान कितना होगा? x होगा, क्योंकि x का 2 गुना 2x। तो m इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? x2/h1 और क्या जानते हैं? -d/u। तो अगर m के बारे में बोला जाए x2/h1, h2 का वैल्यू कितना है? 2x, h1 का वैल्यू x, इक्वल टू क्या होता है? -d/u। तो देखिए m इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू क्या हो गया? -d/u। दैट मींस v इक्वल टू क्या हो गया? -2u हो गया। v इक्वल टू क्या हो गया आपका? -2u हो गया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं वस्तु दूरी निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होगा? 1/f।
अच्छा, दर्पण के बारे में बोला जा रहा है, दर्पण के लिए ये वैल्यू प्लस रहता है 1/g प्लस 1/u। अब 1/v, v का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है -2u, v का वैल्यू कितना दिया है -2u प्लस 1/u, u का वैल्यू तो माइनस में रहता ही है, और इक्वल टू 1/f। देखिए f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ये हो गया -1/2u और यहाँ भी -1/u इक्वल टू 1/20। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 2u, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना आ गया 1/20। -1 -2 कितना आ जाएगा -3/2u इक्वल टू 1/20। 2 से कटा दीजिएगा हो जाएगा 10, u चला जाएगा ऊपर तो u इक्वल टू क्या होगा 10 गुना 3, और 10 गुना 3 का मतलब कितना हो गया 30। यानी वस्तु दूरी जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है। क्रांतिक कोण का मान सबसे कम किस रंग के लिए होता है। देखिए क्रांतिक कोण के बारे में कहा जाए साइन सी इक्वल टू होता है 1/μ। साइन सी इक्वल टू क्या होता है 1/μ, यानी कि म्यू का यानी अपवर्तनांक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रांतिक कोण। यानी अपवर्तनांक ज्यादा तो क्रांतिक कोण कम, अपवर्तनांक कम तो क्रांतिक कोण ज्यादा। अब अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्घ्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। इन चारों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है बैगनी का, तो मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो क्या पूछा, सबसे कम क्रांतिक कोण पूछा है ना। सबसे कम क्रांतिक कोण किसका होगा बैगनी रंग का हो जाएगा सबसे कम क्रांतिक कोण। क्लियर। सबसे कम क्रांतिक कोण किसका हो जाएगा बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 नंबर, ये तो आपको पता ही है क्या बोला जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन लाइन है, बिल्कुल सही है। एक वेव गाइड है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों, यही हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, क्योंकि दोनों चीजें आप एक वेव गाइड भी हो जाएगा और एक ट्रांसमिशन लाइन भी हो जाएगा, दोनों का दोनों आपका ऑप्टिकल फाइबर आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये हम लोग हर क्वेश्चन में हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर आपका काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। आपके पास फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखा जाएगा ये आपके पास है अपवर्तनांक 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 मतलब 1/10 माइनस 1/r2 मतलब 1/15। यहाँ पे माइनस होता है आपका, क्योंकि दूसरा रेडियस क्या होगा माइनस में। अब देखिए ये हो जाएगा 1.5 से 1 जाएगा तो 0.5 हो जाएगा, इंटू एलसीएम हो जाएगा इसका कितना 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30 मतलब हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 0.5 इंटू 3 2 5, अब बचे कितना हो गया 30। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा दीजिए कितना हो गया 0। तो देखिए 5 से कटाएंगे 6 बार में, अब 5 से कटेगा 2 बार में, तो 6 और 2 कितना हो गया 12। तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया 1/12, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो दैट मींस आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखिए फिर वैसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला गया एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 होगा कि हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उसको ले जाया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है आपका। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
क्या बोला गया है, बोला गया क्या, एक उभयोत्तल लेंस मतलब बाय कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस है वही डबल कन्वेक्स लेंस एक ही बात है कि पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, आपके पास फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो देखिए आपके पास है अपवर्तनांक 1.5 है, इससे 1 माइनस हो जाएगा, क्यों, टोटल आपका दिया अपवर्तनांक 1.5 और μ-1 इंटू 1/r1 मतलब 1/20 और माइनस 1/20 होगा और ये फिर से माइनस हो जाएगा, ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5, 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो 0.5 इंटू ये हो गया एलसीएम 20, ये हो गया 1 + 1, तो कितना हो गया 0.5 इंटू 2/20, 2 से कट जाएगा 10 बार में, ये पॉइंट आ जाएगा 10, 5 से कटेगा 2 बार में, 10 दूनी 20, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या है सी नंबर ऑप्शन दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं r है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका r दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है r और अपवर्तनांक है 1.5, तो क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1/r1 मतलब 1/r माइनस 1/2 मतलब 1/r, फिर से ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ देखिए एलसीएम हो जाएगा r, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2/r हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा देंगे हो जाएगा 10, 5 से कटेगा 2 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/r, तो 1/f का वैल्यू हो जाएगा 1/r, मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगा r हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया है शीशे का एक द्विउत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक μ1, अपवर्तनांक क्या μ1 है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में डाल दिया जाता है। μ2 वाला अपवर्तनांक में डाल देने के बाद क्या होता है, प्रकाश की समांतर किरणें अपसरित हो जाती है, प्रकाश की समांतर किरणें अपसरित हो जाती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक जो है क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए पहले माध्यम के अपवर्तनांक के कंपैरिजन में। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा पहले माध्यम के कंपैरिजन में, तब उस स्थिति में क्या होगा, द्विउत्तल लेंस से जब लाइट निकलेगा किसमें, दूसरे माध्यम में, तो वो क्या होगा अपसरित हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ आज का ये सेट नंबर 3 जो कि ऑब्जेक्टिव का सेट था ऑप्टिक्स का, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आया होगा कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया है, अगले वीडियो में हम आपको उसका सॉल्यूशन फिर से करवा देंगे। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए वीडियो, ताकि आगे चल के हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।